Hello बच्चों, good morning to all of you. Hope you all are fine. Once again I Sameer Tejwani welcome you all on behalf of Aradhya classes. हम चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ चुके हैं. इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे. आपकी ईज़ के लिए ये वाला लेक्चर भी थोड़ा सा एनिमेशन बेस्ड है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग आ चुके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट. यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं. बच्चों याद कर लो एड्जॉर्प्शन क्या समझा था हमने. इट इज़ द प्रोसेस इन विच substance gets occupied on the surface of solid or liquid. तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड या तो लिक्विड की सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा. एडजॉर्प्शन वर्ड डी है, बल्क में नहीं जाएगा. यहाँ पर हम दो टाइप के एड्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स. सॉलिड्स के ऊपर गैसेस के दो टाइप के एड्जॉर्प्शन है. पहला टाइप है फिजिसॉर्प्शन और दूसरा टाइप है केमिसॉर्प्शन. इसका दूसरा नाम फिजिकल एड्जॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन भी है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. दिस इज योर फिजिसॉर्प्शन. इसका दूसरा नाम फिजिकल एड्जॉर्प्शन है. On the other part, next please, there is chemical adsorption और उसका दूसरा नाम है chemissorption. Next. Let us talk about physisorption. Next, अगर हमारी गैस सॉलिड की सरफेस के ऊपर वीक वांडरवाल फोर्सेस से जुड़ी हुई हो. देखो बच्चा लोग, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में वांडरवाल फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है. वांडरवाल फोर्सेस जो हैं वो यूनिवर्सल फोर्स है नंबर 1. नंबर 2 ये काफ़ी वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं. मतलब जब गैस फिजिसॉर्प्शन अंडरगो करेगी तब वो सॉलिड सरफेस के साथ वीक वांडरवाल फोर्सेस से जुड़ी हुई होगी. ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सेकेंड जो हमारा टाइप आता है दैट इज केमिसॉर्प्शन. नेक्स्ट प्लीज. इफ आवर गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड विद द सॉलिड सरफेस. नाउ केमिकल बॉन्ड जो है वो दो टाइप के होने वाले हैं, आइदर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. सो इफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड विद सॉलिड सरफेस, सच एन एड्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन. अब बच्चों आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा याद दिला देता हूं ताकि नेक्स्ट टॉपिक को हमें समझने में आसानी रहे. एक्टिवेशन एनर्जी, जहां जहां कैटालिस्ट का वर्ड आया होगा वहां पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म भी आया होगा. तो आओ समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं. तो हमें पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो जहाँ पर भी आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहाँ पर रिएक्टेंट के पास कुछ कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पर भी आपका गैस जो है वो सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बना रहा है. मतलब इस प्रोसेस के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होगी. इसीलिए इस एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन है. याद रखना केमिकल एड्जॉर्प्शन का, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम जो है वो आपका
एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो जिन लोगों ने प्रीवियस मिनट्स को अच्छे से देखा है उनको पता होगा कि पहला पॉइंट तो यही होगा कि फिजिसॉर्प्शन में अट्रैक्शन फोर्सेस वांडर वाल्स होते हैं, केमिसॉर्प्शन में अट्रैक्शन फोर्सेस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो यहां पर यू कैन सी दैट देयर इज वांडर वाल फोर्सेस, यहां पर देयर इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्लीज। यहां पर फिजिसॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसको इलाबोरेट करता हूं। हर गैस थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हर सॉलिड सरफेस के साथ फिजिसॉर्प्शन अंडरगो करती ही है। कहने का मतलब फिजिसॉर्प्शन कोई एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड या स्पेसिफिक नहीं है। केमिसॉर्प्शन में देयर इज हाईली स्पेसिफिक कैरेक्टर, जहां पर भी गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोविजन होगा, स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन होंगी, वहां पर ही केमिसॉर्प्शन होगा। कहने का मतलब फिजिसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, सॉरी फिजिसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक एंड केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्लीज। This is reversible in nature and this is irreversible. Let me tell you how. यहाँ पर आपने देखा कि जो सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर गैस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। उसके ऊपर गैस जो है वो यहाँ पर मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है वो आपका वीक अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करता है। वीक अट्रैक्शन फोर्स। तो सोचो अगर हमने इसको हीट अप किया तो क्या होगा? अगर इसको हमने हीट अप किया तो यहाँ पर जो वीक फोर्सेस बने हैं यहाँ पर वो टूट जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब गैस जो एड्सॉर्ब हुई है उसको आप डिसॉर्ब कर सकते हो इन फिजिसॉर्प्शन। तो वी कैन से दैट फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सेबल इन नेचर। केमिसॉर्प्शन इरिवर्सेबल है क्योंकि केमिसॉर्प्शन में यहीं पर ही आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जहां पर यहाँ वीक बॉन्ड फॉर्मेशन है या वीक अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर केमिसॉर्प्शन के अंदर वो अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए ये जो एड्सॉर्प्शन है वो रिवर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन में लो है। अब कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, सर व्हाट डू वी मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। हमने लास्ट टाइम देखा था एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो व्हेनेवर वी सी एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज सर्टेन लिबरेशन ऑफ एनर्जी। दिस लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। दिस इज 20 to 40 kilojoule per mole. Important question for MCQs. State the correct figure for enthalpy of adsorption in case of physical adsorption. So it would be 20 to 40. And the same figure in chemisorption is 80 to 240 kilojoule per mole. तो what does that signify? जहाँ पर भी गैस फिजिसॉर्प्शन अंडरगो करेगी वहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, जहाँ पर केमिसॉर्प्शन होगा वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा। बच्चे पूछेंगे क्यों? तो देखो फिजिसॉर्प्शन में वीक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जहाँ पर भी वीक बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज जो है वो स्लो होगा या लेस अमाउंट में होगा। और उसका उल्टा अगर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट होगा। क्लियर हुआ? इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है 20 to 40 इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन इट इज 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल। इस चीज को खास याद रखना बच्चों। चलो नेक्स्ट। फिजिसॉर्प्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल है। हमने देखा कि भाई जितना हाई टेम्परेचर होगा ना उतना फिजिसॉर्प्शन के अंदर गैस डिसॉल्व होता जाएगा। मतलब दिस इज फेवरेबल इज एट लो टेम्परेचर
एंड फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। वापस फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। केमिसॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। बच्चे पूछेंगे सर कैसे, यहाँ पर गैस डिजॉल्व नहीं हो जाएगी अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो आंसर इज नो। यहाँ पर देयर इज सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। तो अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आती चली जाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल एड्सॉर्प्शन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। सो केमिसॉर्प्शन increases with increase in the temperature. Next please. This point is very obvious. It is weak adsorption and this is strong adsorption. Next. Here this increases with the increase in the pressure of the adsorbate gas and attains the final limiting value. What does that mean? यहाँ पर हम solid surface ले रहे हैं, ठीक है। पहले सॉलिड सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा स्पेस खाली था तो सब गैस आराम से आके एड्सॉर्ब हो गई। प्रेशर बढ़ाया तो फटाफट एड्सॉर्ब होने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी और उसके बाद एड्सॉर्प्शन जो है वो आगे कितना भी प्रेशर बढ़ा वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सबकी सब स्पेस ऑक्यूपाई हो गई है। केमिसॉर्प्शन में ये चीज़ जो है वो प्रेशर के साथ अगेन बढ़ती है, बट यहाँ पर भी प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है और यहाँ पर भी इंक्रीज होता है, लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल ओवर हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़े टाइम तक ही प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे कंटिन्यूअसली केमिसॉर्प्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब हियर द इंक्रीज ऑफ प्रेशर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, हियर देयर इज सिग्निफिकेंस इफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, यहाँ पर वी ऑलरेडी हैव स्टडीड कि एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए होता है एंड हियर वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनते हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं कैसे। यहाँ पर मैं अगेन हमारा सॉलिड सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर हमारी गैस जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन अंडरगो कर रही है। कौन सा एड्सॉर्प्शन? फिजिकल। अब आपको पता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन या वान डर वाल फोर्सेस बहुत ही यूनिवर्सल है, वो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है और डिस्टेंस अगर कम हो तो लगभग सब जगह पे लगते हैं। तो ये और ये एक दूसरे के साथ वान डर वाल फोर्सेस के साथ अटैच हो गए। अब दूसरी जो गैस आएगी या दूसरा लेयर आएगा वो फर्स्ट लेयर के साथ अगेन वान डर वाल फोर्स से अटैच होगा। तीसरा जो लेयर आएगा वो अगेन सेकेंड लेयर के साथ वान डर वाल फोर्सेस बनाएगा। चौथा लेयर तीसरे लेयर के साथ वान डर वाल फोर्सेस से अटैच होगा। कहने का मतलब हियर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर जनरेशन। यहाँ पर यू विल बी फॉर्मिंग मल्टी लेयर्स ऑफ गैस एड्सॉर्ब। देखो यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पर ऐसा चीज नहीं होगा, यूनिलेयर होगा या यूनिमॉलिक्यूलर होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सॉलिड सरफेस, समझना, यहाँ पर सॉलिड सरफेस और एड्सॉर्ब गैस के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक लेयर केमिकल बॉन्ड का बन गया, उसके बाद दूसरी गैस जो है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फिजिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या वान डर वाल फोर्सेस ऑलरेडी हैं ही, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दो गैसेस के बीच में स्पेशली पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये जो है वो मोनोलेयर बनाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट नाउ एड दिस टू योर नॉलेज। नेक्स्ट, जो गैस लो टेम्परेचर के ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक्सपीरियंस करती है वही गैस कभी कभी हाई टेम्परेचर के ऊपर केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब समझना इसको, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की। तो लो टेम्परेचर के ऊपर आपको पता है कि क्या होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। यही गैस अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर लेंगे, अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर इसी गैस को लेंगे तो वो
केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एड्जॉर्प्शन में हो जाएगी कन्वर्ट। कैसे? तो देखो, आपको पता है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कौन सा एड्जॉर्प्शन प्रेफर किया? फिजिकल। अब हाई टेम्परेचर के ऊपर जब मॉलिक्यूल के पास अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, तब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? केमिकल एड्जॉर्प्शन में। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ को खास याद रखना कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो लो टेम्परेचर के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं। आई विल गिव यू 5 seconds टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड देन यू कैन आंसर। क्वेश्चन प्लीज। देयर आर 4 ऑप्शंस, 1, 2, 3 and 4. Okay. I'm giving you 5 seconds. Read out the question and think the answer. So you have been asked that if adsorption is occurring due to weak van der Waals forces, if adsorption is occurring due to weak van der Waals forces, then what it would be? So very simple, it would be what? Physisorption. Next. ठीक है, डन। सेकेंड, physisorption is a 4 options please. So what you can say, physisorption is reversible, irreversible, depends upon situation, can't say. Think. Obviously the answer would be A. Physisorption is reversible in nature. Next slide please. Next. Now we will be studying factors affecting adsorption. There are 4 factors which will affect your adsorption. I have divided that 4 factors into 2 parts. Let us first study the first part. Next. In factors affecting adsorption, you have got 4 sections specifically for physical adsorption. Next. The first factor is effect of adsorbate. Here we will be studying what is the effect of adsorbate on the solid surface. Next is your effect of specific area of the adsorbent. Next. Third is your effect of temperature. Next. And fourth is your effect of pressure. We will study these factors one by one in a very interesting animated version form. Next. Effect of adsorption. See, हम सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में जो हमने गैस के लिक्विफेक्शन के बारे में पढ़ा है वो समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऐसा बताते हैं कि फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, two conditions are needed. First is the pressure and the other factor is temperature. The first factor is pressure and the other factor is temperature. आपको पता है कि गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से के क्लोज आते जाएंगे। मतलब कि इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन गैस इट बिकम्स लिक्विड। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। बट एक्सपेरिमेंट्स ऐसा दिखाते हैं कि खाली प्रेशर बढ़ाने से गैस का लिक्विफेक्शन नहीं होता है, कुछ टेम्परेचर भी देना पड़ता है, गैस को ठंडा भी करना पड़ता है, कूल भी करना पड़ता है। दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर TC एंड क्लियरली थोड़ा लिख देते हैं TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसलिए कैपिटल T लिखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रेशर की वो है PC, क्रिटिकल प्रेशर। तो इसका मतलब से क्या हुआ समझना।
अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 300 केल्विन है तो जब तक टेम्परेचर 300 केल्विन के ऊपर होगा तब तक गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली है। अगर टेम्परेचर 300 केल्विन के नीचे आया तो वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। उसी तरीके से प्रेशर का है, सपोज उसी गैस का प्रेशर या क्रिटिकल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, तो जब तक 5 एटमॉस्फेयर के ऊपर का प्रेशर नहीं लगाया जाएगा तब तक वो गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली। आप इस फैक्टर को खास कंसिडरेशन में लीजिएगा, विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो जब तक गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे नहीं चला जाता तब तक इट वॉन्ट गेट लिक्विफाई। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट को समझने का ट्राई करते हैं कि जितना गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उतना उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के अंदर यू हैव गॉट क्रिटिकल टेम्परेचर एज 417 केल्विन। सो व्हाट डज दैट मीन? That means कि whenever the temperature is less than 417 Kelvin, chlorine will be in liquid form, and if the temperature is above than that, it will be exclusively in the gas form. Let us convert this Kelvin into degree Celsius. How we are going to do that? We will simply subtract 273 from 417. So what will be the value? It will be roughly 3, 11, 4, 1. So this is 144 degrees Celsius. Now let us take another gas. Next please. Okay, so we were discussing about critical temperature. We have seen that higher the critical temperature, note down this point, higher the critical temperature, easier to liquefy the gas. Let us understand how to liquefy the gas. Let us understand how with the example. Chlorine has critical temperature 417 Kelvin. Converting into degrees Celsius, it becomes 144 degrees Celsius. Let us take another example. Next please. Here you have got nitrogen. नाइट्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है that is equal to 126 Kelvin. Let us convert the 126 Kelvin into your 2 degrees Celsius. So what you are going to do? You are going to subtract 273 from that. So what I am doing? I am just doing reverse of that. 273 में से 126 कट कर देता हूँ, फिर माइनस लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 6, यहाँ पर आएगा 13. So here this value is 147. Let us write for this nitrogen and chlorine. Here I am representing the data of critical temperature TC. For nitrogen the value is minus 147 degrees Celsius, and for chlorine this value is 144 degrees Celsius प्लस में। अब बच्चों इसका मतलब समझो, नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 126 K था केल्विन, क्लोरीन का 417 K था। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना गैस का TC क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उतना उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। कैसे? नाइट्रोजन का TC डिग्री सेल्सियस में देखिए -147 डिग्री सेल्सियस है और क्लोरीन का 144 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि किसको ज़्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, किसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के लिए देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू फ्रीज नाइट्रोजन या इफ़ यू वांट टू लिक्विफाई द नाइट्रोजन। तो यहाँ पर यू कैन से दैट हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर 417 क्लोरीन के लिए, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर easier will be the liquefaction of the gas. Next. Next. अब
कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर और उनका वॉल्यूम एड्जॉर्ब का डेटा लेते हैं। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, कंसेप्ट बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए इसीलिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, सो हियर सम गैसेस हैव बीन लिस्टेड टू यू like SO2, NH3, CO2, CH4, CO, N2 and H2. For what we will be seeing? We will be seeing first their critical temperature and then we will see how much amount of gas is adsorbed. Next please. You can see that highest TC is of SO2 and lowest is of hydrogen. यहाँ पर हाईएस्ट जो टेम्परेचर है TC का वो किसके लिए है? SO2 के लिए 430 केल्विन एंड फॉर हाइड्रोजन दिस वैल्यू इज 33। चलिए अब उनका वॉल्यूम एड्सॉर्ब देखते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आप जैसे जैसे राइट में जाओगे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो रहा है। हमने अभी पढ़ा ना, जितना गैस का टीसी ज़्यादा उतना उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में मूव हो रहे हो वैसे वैसे आपका टीसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस गैस का अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब इन ml आपको दिखाया है। SO2 गैस का टीसी 430 है तो उसका अमाउंट 380 ml है, 480। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, खाली कंसेप्ट क्लियर हो पाए इसीलिए ये डेटा है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। SO2 गैस का TC बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब भी बहुत ज़्यादा है। ऑन द काउंटर पार्ट हाइड्रोजन का TC 33 है सिर्फ, तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ओनली एंड ओनली 4.5 ml है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, बराबर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में हमने पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर का देखा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक एरिया। अब देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितना स्पेसिफिक एरिया एड्सॉर्बेंट का ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। नेक्स्ट, लेट अस सी सम क्विक क्वेश्चंस। व्हाट आर द 4 ऑप्शंस? Read out, physisorption is affected by what are the factors which are going to affect physisorption rate? So first is adsorbate, obviously yes. Second is specific area of adsorbent. Adsorbate का मतलब है जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो, obviously इसका नेचर जो है वो फिजिसॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। Specific area, the answer is yes. Temperature, the answer is yes. So what should be the correct answer? All of this. Next. Second question is rate of adsorption is, let us see what are the options. Okay, so what is the relationship between rate of adsorption and surface area? Obviously linear. Rate of adsorption and surface area are directly proportional to each other. So what should be the answer? A. Next. Now let us understand part 2. Total we have got 4 factors. Out of that 2 factors have been studied. First was temperature and the second was surface area of adsorbate. Now let us study the part 2 of this topic. Third factor for absorption is, next, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन के अंदर हम फिजिसॉर्प्शन देख रहे हैं। देखो बच्चों, इस वर्ड के ऊपर खास ध्यान रखना। फिजिसॉर्प्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। सो व्हाट शुड बी द रिलेशन? एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, for physisorption let us understand the adsorption isobar. Now what do we mean by isobar? So समझो, गैस के ऊपर या गैस के एड्सॉर्प्शन के ऊपर
2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। अब दोनों फैक्टर्स को एक साथ वेरी करके तो स्टडी नहीं किया जा सकता। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल कीप सम फैक्टर कांस्टेंट। लेट अस से वी आर कीपिंग प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we will study the effect of temperature on rate of adsorption. These graphs are known as isobar. iso का मतलब होता है सेम, bar means के प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर वेरी होगा। अब बच्चों याद रखो, ले शटेलियर के प्रिंसिपल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, मतलब let us say the process is A plus B gives AB, and if the process is exothermic, heat will be released. So this process is exothermic. ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, exothermic. Now obviously this system is equilibrium limited, because you have applied Le Chatelier's principle. So here if the process is exothermic, obviously this will be favored at low temperature. Why? Because if you increase the temperature according to Le Chatelier's principle, the system will go on left hand side. Confused? Let us see how. Simple. Le Chatelier का प्रिंसिपल हमें सिंपल वे में समझना है। ऐसा समझो कि यहाँ पर वेइंग बैलेंस है, हीट ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, तो जो नया हीट दोगे वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि रिएक्शन उल्टा होने लगा। सो वॉट एवर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस राइट हैंड साइड में जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर you have got 2 axes y and x. Next, here we are taking x upon m. Understand what is x upon m? X is amount of gas adsorbed. X is amount of gas adsorbed. M is mass of adsorbent. Understand? X is amount of gas adsorbed, m is the mass of adsorbent. So here x upon m is equal to the quantity of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. समझ में आया? Again, x क्या है, amount of gas adsorbed. अरे कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई वो, सिंपल, m mass of adsorbent. तो x upon m क्या दिखाएगा, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अच्छा, इसको हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर के साथ, क्योंकि आइसोबार है इसीलिए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, तो यू कैन सी दैट दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस, कर्वी। यहां पर आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब डिक्रीज हो रहा है। चलो समझते हैं कैसे। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब की वैल्यू निकालनी है x अपॉन m, तो क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे इस एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस तरीके का लाइन खींच दो। तो ये जो वैल्यू आपको देगा वो आपको x/m का वैल्यू इस गिवन टेम्परेचर के ऊपर देगा, बराबर। लेट अस सपोज करो कि ये 300 है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब जो है वो 0.6 है, ठीक है, दैट इज 0.6। आप किसी लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं, लेट अस से दिस वन। अब इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप समझ लो टेम्परेचर सपोज कि 50 है, 50, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब x/m का वैल्यू है 1। तो देखिए आप ध्यान से, 300 केल्विन के ऊपर वैल्यू आया 0.6 और 50 केल्विन के ऊपर वैल्यू आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिसॉर्प्शन कम होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, let us understand the effect of pressure, that is quite obvious.
the effect of pressure would be linear one. Amount of gas adsorbed gets increases with increase in the pressure. Next, मतलब कि rate of adsorption increases with the pressure. Next, now let us understand some things for chemisorption. Next, chemisorption के अंदर you are knowing that there is high activation energy needed. In chemisorption you need high amount of activation energy. इसका मतलब क्या हुआ, जब तक chemisorption के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक गैस chemisorb नहीं होगा. तो इसका मतलब समझो, जब तक गैस धीरे धीरे एनर्जी गेन करेगा, जैसे जैसे गैस एनर्जी गेन करेगा तो x/m अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. जैसे जैसे गैस हाई टेम्परेचर पे आएगा ऐसे ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन या अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब जो है वो बढ़ता जाएगा. बराबर. किस हद तक, यहाँ तक. एक बार TC रीच हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद भी टेम्परेचर का इंक्रीज अगर कंटिन्यू रहा तो वो गैस जो है उसका अमाउंट एडसॉर्ब डिक्रीज होने लगेगा. ठीक है, उसका अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब जो है वो डिक्रीज होने लगेगा. कैसे, समझो. यहाँ तक, इस पॉइंट तक जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे x/m का वैल्यू बढ़ रहा था. क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा था. अब एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब हो गई, उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर दिया तो वही एनर्जी जो नया बॉन्ड बना है सरफेस और गैस के बीच में या सॉलिड और गैस के बीच में, उसको तोड़ने में यूज होने लगेगा. चलो एक और इमेज की मदद से इसको समझने का ट्राई करते हैं. यहां पर मैंने सॉलिड ले लिया जिसके ऊपर गैस एडसॉर्ब होने वाली है. अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. तो ये गैस मॉलिक्यूल्स ने इन सरफेस के साथ इस तरीके के केमिकल बॉन्ड बना लिए. पहले अगर आपने टेम्परेचर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड बनेंगे. एक बार सब सरफेस केमिकल बॉन्ड बना लिया, उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, यही का यही जो है बॉन्ड वो ब्रेक होने लगेगा. कहने का मतलब केमिसॉर्प्शन पहले टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है. चलो ग्राफ की मदद से समझते हैं. नेक्स्ट हियर यहाँ पर यू हैव गॉट x/m, हियर यू हैव गॉट टेम्परेचर. यू कैन सी दैट द ग्राफ विल फर्स्ट इंक्रीजेस. नेक्स्ट, up to this point the gas of amount of gas adsorbed increases. Next, this is critical temperature TC. Now if you increase the temperature further the amount of gas will decrease. Next, clear है. तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिसॉर्प्शन के अंदर as you increase the temperature adsorption first increases. मेरे वर्ड को खास ध्यान से समझना केमिसॉर्प्शन के लिए. in केमिसॉर्प्शन the amount of gas adsorbed first increases and then decreases. क्लियर हुआ सब लोगों को? डन है. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट प्लीज. वापस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्विक. नेक्स्ट, एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ डैश इन द टेम्परेचर. बोलो. अब आप बोलोगे सर एडसॉर्प्शन किसका एडसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन के केमिसॉर्प्शन? तो अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो यू विल कंसीडर फिजिसॉर्प्शन. ओके, अगर आपको एडसॉर्प्शन का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है तो यू विल कंसीडर एज फिजिसॉर्प्शन. बोलो. फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर को एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डैश इन द टेम्परेचर. फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर को क्या करने से डिक्रीज होता है बताओ? बढ़ाने से ऑब्वियसली. तो व्हाट विल बी द आंसर? इंक्रीजेस. नेक्स्ट, सेकेंड, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद डैश इन द प्रेशर. एडसॉर्प्शन का रेट प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? देखो 4 ऑप्शंस. एडसॉर्प्शन का रेट प्रेशर बढ़ाने से ऑब्वियसली बढ़ता है, तो व्हाट विल बी द आंसर? बी. नेक्स्ट,
केमिसॉर्प्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, वर्ड को खास ध्यान से समझना। केमिसॉर्प्शन पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, भाई केमिसॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से, चलो ऑप्शंस देखते हैं तो कुछ और आइडिया आएगा। नेक्स्ट, हाँ, केमिसॉर्प्शन जो है उसका केस इतना सिंपल नहीं है। पहले टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओ तो घटता है। सो व्हाट विल बी द आंसर, सी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। डन है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंटेंट वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल, thank you very much.